हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम अपना छोटा सा चैप्टर है एक जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ, इसके बारे में बात करेंगे। क्यूट सा चैप्टर है। यहाँ पर इस पाठ में लेखक बताते हैं कि वो लिखते क्यों हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन का वो आंसर देते हैं। ठीक है, उन्हें लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है या फिर वो किस हिसाब से लिखते हैं, वो सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर। कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और टेलीग्राम पे नोट्स आपको मिल जाएंगे, फ्री में डाउनलोड कर लेना, बट पहले टेलीग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर मैं क्यों लिखता हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखो, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है, क्लैरिफाई किया है कि लिखने के लिए प्रेरणा या फिर मोटिवेशन कैसे जागती है। लेखक ने उस पक्ष को, उस साइड को बहुत ज़्यादा क्लियरिटी और ईमानदारी से वो लिख पाते हैं जिसे उन्होंने आंखों देखी देखा हो। मतलब जैसे मान लो कोई घटना हुई हुई हो और उन्होंने अपनी आंखों से उस चीज़ को ऑब्जर्व किया हो, उस चीज़ को, उस साइड को वो आराम से लिख पाते हैं। ठीक है, तो लेखक जो है वो साइंस के स्टूडेंट थे, विज्ञान के छात्र थे। लेखक ने जापान के शहर लेखक जो है ना वो एक बार जापान के शहर हिरोशिमा में गए हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने नोटिस किया कि जो रेडियोधर्मी विस्फोट हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी पे, उसके वो इफ़ेक्ट्स के बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने वैसे तो सुना था कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक हुआ था और वहाँ पे रेडियो वेव्स जो हैं बहुत ज़्यादा है ना? तो वो सब उन्होंने केवल सुना था, लेकिन जब वो जापान के शहर हिरोशिमा में गए, वहाँ पर एक पत्थर पर आदमी की शक्ल बनी हुई थी और बिल्कुल काली-काली सी थी, काली छाया टाइप की उस आदमी की शक्ल थी। और उसे रेडियो उस चीज़ को देखकर रेडियोधर्मी के विस्फोट की इमेजिनेशन करना ही उस चीज़ को, मतलब जैसे उन्होंने वो पत्थर पे वो आउटलाइंस देखी एक इंसानी शरीर की या फिर एक शक्ल की, बिल्कुल ही काली हुई पड़ी थी। तो वो नज़ारा देख के वो बहुत ही ज़्यादा सहम टाइप के गए कि हाँ, सच में रेडियो वेव्स का असर जो है वो बहुत ज़्यादा ही पड़ा था। ठीक है, इस बाह्य रूप से उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत होने लगा, और उस याद को लेखक ने भारत आकर रेल में बैठे बैठे उसे कविता के रूप में उतारा। उन्होंने वो जो चीज़ एक पल के लिए देखी, उसके बारे में सोचा। पहले तो मतलब हमने सिर्फ सुना था कि हिरोशिमा और नागासाकी पर ऐसे-ऐसे बम गिरा था, वहाँ पे इतने सारे लोग मर गए, वहाँ पे इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हुए, रेडियो वोल्टाइक वेव्स वहाँ पे हुई। लेकिन जब लेखक ने जापान में जाकर हिरोशिमा के इस शहर में उस पत्थर पे एक छपे हुए आदमी के शरीर को देखा, रेडियो वेव्स के बारे में और देखा, सोचा समझा, तो उन्होंने वो रूप उनके दिमाग में ये फ़ील डाल रहा था कि हमारे सिर्फ़ सोचने से या फिर सुनने से चीज़ों की क्लैरिटी हमें इतनी नहीं होती जितना हम उसे ऑब्ज़र्व करके पता लगा पाते। तो उन्होंने वही ऑब्ज़र्वेशन जो की थी, उन्होंने फिर भारत आते-आते रेलगाड़ी में बैठे-बैठे उसके ऊपर एक कविता लिखी थी। ठीक है? लेखक मैं क्यों लिखता हूँ का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूँ, मैं इसलिए लिखना पसंद करता हूँ क्योंकि मैं खुद को जानना चाहता हूँ, है ना? कई लोग इसलिए लिखते हैं कि वो खुद को जानना चाहते हैं। तो बिना लिखे मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान सकता कि मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक है? लेखक का मानना है कि लिखकर ही लेखक अपने आप को, अपने अंदर की कमियों को, अपने अंदर की खूबियों को जान सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं, और लिखकर ही उससे मुक्त हो सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा कई लोग डायरी राइटिंग्स करते हैं, क्यों? क्योंकि वो सब कुछ लिख के ना अपने अंदर जो उनके मन के अंदर चल रहा है वो सब कुछ लिख देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, अब उनके दिल का बोझ कम हो चुका है ना? वो उन सब नेगेटिव चीज़ों से घिरे हुए होते हैं और वो सब कुछ पेन डाउन जब कर देते हैं तो वो उन घिरी हुई चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं खुद के बारे में जानना चाहता हूँ कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ। लिखने से अपने अंदर की चीज़ें बाहर आती हैं, फिर उनको हम पढ़ते हैं, फिर हमें और समझ में आने लग जाती है चीज़ें। सो दैट्स व्हाई वो लिखते हैं, है ना? इसलिए वो लिखते हैं। लिखने के पीछे सभी लेखकों का, कि दुनिया में जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी लेखक हैं, सबका अपना अलग-अलग कारण होता है लिखने का। जैसे उनका तो ये कारण था कि वो खुद को जानना चाहते हैं। कुछ व्यक्ति कुछ ख्याति मिल जाने के बाद
कुछ बाहर की व्यवस्था से लिखते हैं। तो कई लोग जो है सिर्फ़ नेम फेम पाने के लिए लिखते हैं। कई लोग जो है वो किसी किसी मजबूरी के कारण लिखते हैं। जैसे न्यूज़ वालों का काम होता है ना? प्रकाशन के तकाज़े से कि मतलब पब्लिश होने वाली है, फटाफट लिख डालो इस वजह से। और कई जो है आर्थिक आवश्यकता के लिए मतलब पैसों के लिए वो लिखते हैं, है ना? कुछ प्रेरणा से लिखते हैं कि कुछ लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि उन्हें लिखना चाहिए, तो वो उससे भी लिखते हैं। हर एक रचनाकार या फिर लेखक ये भेद बनाए रखते हैं, हर कोई लेखक ये छुपाए रखता है कि वो कौन या फिर किस वजह से वो लिख रहे हैं। सब यही कहते हैं कि हमारा तो पैशन है लिखना, लेकिन सब इस चीज़ को भेद बनाए रखते हैं। इस चीज़ को दबाए बैठे रहते हैं कि वो असल में क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो लिख रहे हैं, है ना? तो कौन या तो वो बाहरी दबाव के कारण लिख रहे होंगे या फिर वो प्रेरणा की वजह से लिख रहे होंगे। इनमें से कुछ ऐसे आलसी जीव भी होते हैं जो बिना किसी बाहरी दबाव के लिख भी नहीं सकते। कुछ ऐसे आलसी लोग भी हैं जो जिनके ऊपर दबाव नहीं है किसी भी चीज़ का, ना तो पैसे का, ना प्रकाशन का, ना ही संपादकों का, तब भी वो लिख नहीं सकते। कुछ ऐसे भी लोग हैं, है ना? सो ये कुछ उसी प्रकार है जैसे सुबह नींद खुल जाने पर भी लोग बाग घंटों बिस्तर पे बिता देते जबकि उन्हें नींद भी नहीं आ रही होती। वैसे ही कुछ आलसी लोग होते हैं जो कि बिना किसी दबाव के लिख भी नहीं सकते, कुछ इस टाइप से, है ना? इसी प्रकार कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित हुए, बिना उसे सहायक तंत्र के। कई लोग क्या होते हैं कि उन्हें जैसे कई लोग बिना पैशन के काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें अलार्म की ज़रूरत पड़ती है कि अलार्म बजेगा, फिर हम अपना काम चालू करेंगे, उससे काम से पैसा आएगा, इस वजह से करना पड़ता है उन्हें वो काम। लेकिन जिन लोगों के पास प्रेरणा होती है ना कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं, हाँ, हमारे पास पैशन है इस काम को करने का, हमें अच्छा लगता है काम करना, है ना? तो उन लोगों के लिए अलार्म बजे ना बजे, वो सही टाइम पे उठेंगे बिना अलार्म की वजह से भी और अपना काम हँसते-खेलते करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है वो काम करना, उन्हें अपने पैशन के बारे में पता है ना? सो इसमें वो बताया जा रहा है। भीतरी विवशता क्या होती है, इनर मजबूरी क्या होती है, इसका वर्णन करना कठिन है, ठीक है? इसे समझाने के लिए लेखक उदाहरण देते हैं कि जैसे मैं विज्ञान का, साइंस का विद्यार्थी हूँ और इसलिए रेडियोधर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का मुझे पुस्तकीय और प्रिंसिपल नॉलेज थी। जब हिरोशिमा पर एटम बम गिरा तो उन्होंने समाचार में पढ़ी थी ये चीज़। उसके प्रभावों का परिणाम भी सामने आ गया कि जब मैंने उसे लाइव में देखा तब मुझे उसके इफ़ेक्ट्स का असलियत में मतलब पता चला था, ठीक है? विज्ञान के इस अनुचित प्रयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह हुआ कि जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो अच्छा है कि इतना ज़्यादा फल-फूल रहा है, पर उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, बुद्धि का विद्रोह हुआ है यहाँ पर। और लेखक ने लिखा भी है, पर लेख में अनुभूति के स्तर पर जो यथार्थता होती है, वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात होती है। वो कहते हैं कि लिखने से और जो किताबी ज्ञान होता है, वो तो एक अलग चीज़ है ही, लेकिन अगर हम यथार्थ में, रियलिटी में उस चीज़ को देखेंगे, तो वो रियल लाइफ़ अलग होती है, किताबी लाइफ़ अलग होती है। उनके कहने का ये मतलब है कि एक तो सिर्फ़ आपको किताबी ज्ञान और आप रियल लाइफ़ में उस चीज़ को देखो, तो आपके पास अलग से ही ज्ञान आता है, कुछ इस टाइप से। इसलिए मैंने इस विषय पर कविता नहीं लिखी। लेखक बताते हैं कि युद्ध काल में ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर हज़ारों मछलियों को भी मार देते थे लोग बाग, है ना? जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ रही थी कि जीव के ऊपर ये जो बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ें हो रही हैं, बहुत दुःख होता है इन सब चीज़ों से कि किसी अनबोल को हम ऐसे मार रहे हैं बिना उनकी कोई गलती से, तो उससे एक चीज़ अंदर मतलब बेकार फीलिंग अंदर ही अंदर हमारे उमड़ती है ना? उससे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का कुछ-कुछ अनुभव किया जा सकता है कि जैसे एटम बम गिरा उन लोगों के ऊपर, तो उन लोगों के ऊपर क्या-क्या बीती होगी, वो हम देख सकते हैं सिर्फ़ मछलियों के एग्ज़ाम्पल से, है ना? लेखक कहते हैं कि अनुभव घटनाओं को अनुभूति, संवेदना और कल्पना के सहारे आत्मसात कर लेती है। जापान जाकर जब हिरोशिमा के अस्पतालों में रेडियो पदार्थ से आहत और कष्ट पा रहे लोगों को देखा, तब ये देखकर तत्काल कुछ भी नहीं लिख सका। कहते हैं कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे मैं हिरोशिमा में गया, वहाँ के अस्पतालों में लोगों को रेडियो वोल्टाइक अभी भी रेडिएशन से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, लोग कष्ट पा रहे हैं, उन सबको देखकर मैं अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा अंदर से बहुत बुरी फीलिंग आ रही है कि विज्ञान का किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, मिसयूज़ किया जा सकता है और
कितना ज़्यादा कष्ट दिया जा रहा है लोगों को इस सब चीज़ों का। तो ये बुद्धि बहुत बेकार तरीके से मिसयूज़ कर रही है विज्ञान का, जो कि नहीं होना चाहिए। और उनके अंदर एक अजीब सी व्यवस्था आ रही है, भीतरी व्यवस्था, इसी को वो कह रहे हैं, ठीक है। एक दिन लेखक सड़क पर घूम रहे थे, तभी उन्होंने जले हुए पत्थर पर एक लंबी सी उजली छाया देखी। तो वो सड़क पर घूम रहे थे जापान के हिरोशिमा शहर में, तो पत्थर पे एक लंबी सी छाया देखी उन्होंने। उस छाया को देखकर उनके थप्पड़ सा लगा कि ये क्या हो गया, इस टाइप से वो दंग रह गए उस चीज़ को देखकर, है ना। उन्हें लगा कि भीतर कहीं सहसा जलते हुए सूर्य का उग उग आया है। उन्हें ऐसा लगा कि उनके अंदर कुछ जल रहा है इस टाइप से कुछ, है ना, और डूब गया है। लेखक बताते हैं कि उस समय जैसे एटम बम फटा तो मेरे अनुभूति पक्ष में आ गया। उन्हें फ़ील होने लग गया था कि जैसे जैसे एटम बम फटा होगा तो क्या क्या हो रहा होगा। वो उस चीज़ को, उस क्षण को इमेजिन करने लग गए थे अपनी सोच में, है ना, उस एक छाया को देखकर। तो एक अर्थ में वो खुद ही हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गए। उन्होंने देखा कि हिरोशिमा के अंदर जब विस्फोट हुआ होगा तो कुछ ऐसा हुआ होगा, है ना। इसी से वह सहज व्यवस्था जागी, उनके अंदर एक सहज व्यवस्था जागी, भीतर की बुद्धि के क्षेत्र में बढ़कर संवेदन के क्षेत्र में आ गई। और एक दिन अचानक उन्होंने हिरोशिमा पर कविता डाली। तो वो सब चीज़ें सोच के बैठे बैठे एक दिन, वो सब चीज़ें सोच के उनके अंदर इतना कुछ थॉट्स आने लग गए, इतना गिल्टी फील होने लग गया, करुणामयी फील होने लग गया कि उन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिख डाली, ठीक है। इस कविता को उन्होंने जापान में नहीं बल्कि भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो पार्ट है, मैं क्यों लिखता हूँ, वो ख़त्म होता है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। So if you like the video and the explanation, then please do like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.